आई एम रिजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरे पास मैं आई एम थर्ड जनरेशन लॉयर। मैं पाकिस्तान से पैसा लाके यहाँ कारोबार किया, अभी भी मेरी पाकिस्तान से काफी इनकम आती है। और इन चीजों के बावजूद मुझसे मेरे बच्चे कई दफा पूछते हैं, डैडी हाउ कम यू केम हियर? Most of the Pakistanis, they come here for opportunities, but my mother was a headmistress in Mandi Bahauddin. My father was a very successful lawyer, went to law school in 50s. लेकिन एक जवाब देता हूं उनको, I am a political refugee. I am a reject of Pakistan. मैं आज अपनी यहां से बैचलर 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेके पाकिस्तान जाऊं, मुझे चपड़ासी कोई ना रखे वहां उस मुल्क में। ये हालात है उस पाकिस्तान पे। इन गिवन सर्कमस्टांसेस में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अमन की आशा लेके आपकी तरफ जाएंगे? पढ़ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के जितने करप्ट। आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा, हमारे 4 सूबे आपके कितने, आपके 26 से 25-26, आपके साइज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के करप्शन का पैसा स्विट्जरलैंड में आपसे ज्यादा है, आपको पता है इसके बाद? इन सर्कमस्टांसेस में जब हमारा पाकिस्तान का हर डिसीजन करप्शन बेस है, इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जब आपका हर फैसला करप्शन डॉलर के पीछे है, तो आप इन हालात में आप कहते हैं कि हम वहां पे आपको आपके साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे। मैं छोटी सी बात आपको उसको मैं कहता हूं आपके रिलेशनशिप को एक साइड पे 1 मिनट के लिए रख देते हैं। कश्मीर के ऊपर जाके हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि आई विल बिकम अ कश्मीर एम्बेसडर। कितने मुस्लिम कंट्रीज की सपोर्ट है उनके साथ? नॉन, जीरो। फैडफ के ऊपर अफगानिस्तान ने उनके खिलाफ वोट डाला है। सऊदी अरेबिया से रिलेशनशिप इनके खराब है। आपसे किस तरह ठीक हो जाएंगे रिलेशनशिप उनके? देखिए, जब आप और मैं आलिलान कह चुका हूं कई चैनल्स पे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं है। वो पहले चाहते थे आज तक कि वो चीफ मिनिस्टर बने, आज वो -1 फार्मूले का हिस्सा है। वो चाहते हैं कि इमरान खान के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। वो आपके साथ रिलेशनशिप क्यों बनाएंगे जब उनकी प्रायोरिटी नहीं है? नेशनलिज्म इज द थिंग। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। मोदी साहब को किस तरह से देखते हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं को एक साथ लाना, एक झंडे के नीचे लाना बड़ा मुश्किल काम है, और वो काम इमरान खान साहब भी कर सकते थे। आप दोनों को कंपेयर किस तरह से करते हैं? पाकिस्तान में भी खान साहब एक नेशनलिज्म लेकर आए। नहीं, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त ये जो मोदी साहब का हुआ है, उसके आप एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट उसको मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। एक तो नेशनलिस्ट मूवमेंट, इट वाज इंटरनेशनल फिनोमेना। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, ब्रेक्सिट हुआ, मैक्रा साहब आए फ्रांस में, अरब स्प्रिंग चली, उसके बाद आप मोदी साहब आए वहां पे, उसके बाद खान साहब भी समहाउ, लेकिन खान साहब के पास 100% कंट्रोल नहीं है। खान साहब अब पूरा डिसीजन ले नहीं पाते। खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट मजाक कर रही है। आप उसकी मिसाल देखनी है तो आप ब्यूरोक्रेसी का मजाक देखें। पंजाब में कितने हमारे आईजीज और कितने सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं, 25 से 30 चेंज हो चुके हैं। और रियासत मदीना की कैबिनेट का साइज आप देखें। तीसरा आप देखें कि उसकी कैबिनेट में सारे ब्रिटिश और अमेरिकन सिटीजन है। 35-36 ऐसे पीएम हैं। उसके मैं कभी कभार सोचता हूं कि वो क्या एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर। उनका कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, उनके पास सिर्फ एक, और खान साहब अकेले नहीं है। हमारी सियासत में हमारे जो भी मिनिस्टर कैबिनेट आते हैं, आधी कैबिनेट इंग्लैंड और अमेरिका की होती है, और उनकी खूबी क्या होती है? वो सिर्फ इनको एयरपोर्टों में रिसीव करते हैं, खाने खिलाते हैं और मौजें कराते हैं और गाड़ियां चलाते हैं उनकी यहाँ पे, और उनको मिनिस्ट्रियां हाथ में पकड़ा दी जाती है। दिस इज द क्वालिफिकेशन। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे सामने किसी की डिग्रियां रखी जाए, उनकी स्पेशलिटीज बताई जाए कि ये लोग, इन लोगों के पोर्टफोलियोज किस तरह तकसीम हुए। अब उसकी बात कर रहे हैं, अभी सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। मैंने आपको बताऊं किस तरह उनके अपने डॉक्टरों को, अपने स्किन स्पेशलिस्ट को सेनेटर बनाया जा रहा है, जिन्होंने बाल ट्रांसप्लांट किए उनको सेनेटर बनाया जा रहा है। हमारी क्वालिफिकेशन ये है। आपके साथ रिलेशनशिप हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी दुबई और लंदन की प्रॉपर्टी है, न्यूयॉर्क की, और कंट्री बेचेंगे चाइना के सामने। चाइना के साथ और टर्की के साथ रिलेशनशिप का सिर्फ एक वजह है, किकबैक्स, क्योंकि दोनों कंट्रीज के खून में करप्शन शामिल है। चाइनीज कल्चर में उनके करप्शन इज पार्ट ऑफ द कल्चर। आप मुझे यह बताएं कि ये चाइना, पाकिस्तानी हर चैनल सुबह शाम चाइना के गीत गा रहा है, और ये चाहते क्या है, सुनाते क्या है कौम को? वो सुनाते ये है कि चाइना कश्मीर छीनेगा इंडिया से और हमारी झोली में डाल देगा। कभी इस तरह भी हुआ है? कभी इट इज पॉसिबल? चाइना जो काम करता है उसके पीछे फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। आज तक चाइना मेरा एक क्वेश्चन मार्क, ओपन क्वेश्चन मार्क, चाइना की फॉरेन पॉलिसी के लिए कोई एक भी सोल्जर बताएं जो किसी फॉरेन सॉइल पे जंग लड़ रहा हो। चाइना की कितनी बेसेस हैं दुनिया में बाहर?
सिर्फ एक है, देश है, जिबूती में। बस आज तक मुझे ये बताएं, चाइना ने आज तक किसी कंट्री के साथ जंग लड़ी हो? नहीं। कोई आप ये मेरा एक क्वेश्चन मार्क में नहीं जाते वो। नहीं, मेरे थोड़ा खत्म करेंगे। आप मुझे ये बताएं, चाइना अफोर्ड कर सकता है इंडिया को एज ए कस्टमर लूज करना? नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान किस खुशफहमी में मुबतला है? लेकिन खुशफहमी मुबतला नहीं है, डॉलर में मुबतला है। वहां से किकबैक्स आ रहे हैं और सारे दुबई और लंदन और इंग्लैंड जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है, सी पैक इज अ काउ फॉर पाकिस्तान। और मैं इनको मैंने 1000 दफा बताया कि इसको कहते हैं प्रेडेटरी लैंडिंग। उन्होंने श्रीलंका के साथ किया है हाथ, उनकी बंदरगाह ले ली उन्होंने, लेकिन ये सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि करप्शन है ना। जब टारगेट ये हो कि मैं दिहाड़ी लगा के भाग जाऊं लंदन और दुबई या अमेरिका आ जाऊं, तो उस वक्त आप क्यों सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में? क्यों सोचेंगे आप? मैं जब ये बात करता हूं, मुझे मेरे खिलाफ आते हैं, लेकिन उसकी वजह कि मैं ये समझता हूं कि हक की बात हक है। मेरा आई डोंट हैव नो, आई एम अ वेरी नेशनलिस्ट पाकिस्तानी, आई एम अ वेरी नेशनलिस्ट अमेरिकन, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अब दिस इज द नीड। उस खित्ते की जरूरत है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छी हो, बल्कि ट्रेड हो इनकी दोनों कंट्रीज के आपस में। बड़ी अच्छी बात आपने की। तब अच्छा, मैं उसमें आ रहा था मोदी साहब पे। बात ये थी कि ये सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो सारी ऑलमोस्ट सारी गिर पड़ी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में, और ये एक दूसरा प्रिंसिपल है इसका पॉलिटिकल साइंस का, कि जब भी आप एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो बड़ा बुरे तरीके से रिटेलिएट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को उन्होंने इबरत का निशान बना दिया यहां पे। मोदी साहब, मैं उनकी मूवमेंट को कामयाब करार दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो आपके इंडिया की जरूरियात क्या है? इतना बड़ा कंट्री है और इतनी ज्यादा वहां पे जमहूरी पार्टियां हैं आपकी, डेमोक्रेटिक पार्टीज। वहां पे हमेशा, या मेरे ख्याल में, एक पार्टी को जो इख्तिदार होता है वो उसको वो ना वो डिलीवर कर पाती है। पहले वैसे तो मखलूत जिसको आप कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट्स, पहले तो वो भी कमजोर होती हैं, लेकिन एक पार्टी के पास जब इतनी पावर आ जाती है, वो ओवरऑल दे स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं जिस तरीके से मैंने आपको पहले अर्ज किया आपको कि पाकिस्तान को सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं थी। आपकी जरूरत है सेकुलरिज्म। आपके अंदर इतनी जबानें बोली जाती है, इतने डिफरेंट कल्चर है कि आपके अभी तक तो सोशलिस्ट पार्टीज है कई स्टेटों में। केरला के अंदर तो आपकी सोशलिस्ट पार्टी है, और कई ऐसी जगह है जहां पे ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जिनका मैंने आज तक नाम नहीं सुना था पहले। तो अंडर गिवन सर्कमस्टांसिस एक पार्टी को इतनी पावर दे देनी और फिर ये समझना कि सारे इसके साथ इकट्ठे चलेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, उसमें दूसरी बात, जी, उसमें अब दूसरी मैं बात ये कह रहा था कि खासकर एक जो चीज है जो मेरे ख्याल में इट वाज नॉट राइट, वो मेरा बहुत फेवरेट, मैं बल्कि उनका शेर एक पढ़ना चाहूंगा। राहत अंदौरी साहब थे, अपना इंदौर से बड़े अब फौत हो गए, तो उनका एक शेर था, तो वो उन्होंने बड़ा प्यार से उन्होंने कहा, सरहदों पे तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। तो पाकिस्तान में हमेशा इंडिया का खौफ बिठा के हुकूमतें की जाती है, इंडिया का खौफ बिठा के मार्शल लॉ लगाए गए। लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया पे कश्मीर और पाकिस्तान को चला के वहां पे गवर्नमेंटें बनाई जाती, बल्कि मोदी साहब उसकी थोड़ी सी एक्सट्रीम पर गए कि मोदी साहब ने वार को भी यूज किया फॉर द इलेक्शन। ये मेरे ख्याल में फॉर मैसेज इज नॉट गुड। तो मैं इसको कहूंगा, वरना उसमें अब देखिए, छोटी सी मैं बात करता हूं, अगर मुझसे पूछा जाए एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, मैंने उनकी मूवमेंट को बड़ी डिटेल से पढ़ा। इसमें कोई हर्ज नहीं था कि गवर्नमेंट गोज टू द बैक फुट और रीनिगोशिएट कर लेते, बजाय कि इस मूवमेंट को एक नेशनलिस्ट मूवमेंट बना दिया जाए और पूरी दुनिया में उसको, मेरा मकसद है कि एक पूरी दुनिया में एक छोटा एक मसला ना होने के बराबर था मेरे ख्याल में। लेकिन इस वक्त इज इंटरनेशनल इशू। लोग वो जो चाहे उसको खालिस्तानी घुस गए हैं और उसमें कुछ घुस गए हैं उसमें। अब आज अगले दिन मैं देख रहा था जयपुर में ऊंटों के ऊपर किसान आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री। मेरे ख्याल में चाहिए था कि कोई एक ऐसा पैनल सा बना के या कुछ चीजें रीनिगोशिएट करके इन चीजों को उठाया जाता, इन लोगों को वहां से उठाया जाता। तो ये, लेकिन ये कि डेमोक्रेसी में स्टिफनेस नहीं होती मेरे ख्याल में, और उन चीजों में मोदी साहब इज बिहाइंड इन दैट। मेरे ख्याल में चाहिए कि थोड़ा नरमी का करें उसमें करें, और माइनॉरिटीज को खासकर जो था वो, अगर उनको भी कुछ जिस तरह के अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो दूर किए जाएं, वरना। और दूसरा ये है कि देखें, मैं चाइना की जिस तरह मैं बात कर रहा था, लेकिन एक बात उनकी बड़ी खास मैं पसंद है मुझे, उन्होंने वार आज तक नहीं की किसी मुल्क, इसी वजह से फाइनेंशियली तरक्की कर गए।
वार उनके एजेंडे में शामिल ही नहीं था। 50 साल वो सर नीचे करके सिर्फ चीजों को डुप्लीकेट करते रहे हैं, अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट करते रहे हैं, आईफोन की कॉपियां करते रहे हैं और वो तरक्की कर गए हैं। सिर्फ उनका सीक्रेट यही था कि उन्होंने जंगें नहीं छेड़ी। तो भूख खत्म करने के लिए किसी मुल्क के लिए जरूरी होता है कि वो बजाय पैसे से असला खरीदने के वो कुछ खरीदे। लेकिन उसमें मैं आई विश के पाकिस्तान हैज वर्क ऑन दिस इशू इंस्टेड ऑफ वॉर। लेकिन पाकिस्तान, मेरे ख्याल में, जिस तरह मैंने अगले दिन एक छोटा सा मजाक कहीं से पढ़ा, उसने कहा जिस मुल्क का सबसे बड़ा बिकने वाले अखबार का नाम ही जंग हो तो आप उसमें देखें कि उनके हालात क्या होंगे। हमारे तो पाकिस्तान में आपको पता है जंग न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द बिगेस्ट वन, पूरा तो ग्रुप है जी। फिल्म जंग ग्रुप है। तो सर उसमें आई विश के दोनों साइड पाकिस्तान ऐसे स्टेप्स ले जिसमें इंडिया को एतमाद आ सके, उनका एतबार बन सके कि इन लोगों के साथ बातचीत की जाए। और दूसरी साइड पे मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए कि वो भी कोई ऐसे बेबी स्टेप्स लें। मैं ये नहीं कहता कि यकलफ हर चीज को उल्टा सीधा कर दें, कोई ऐसे बेबी स्टेप्स लें जिसमें बात, मेरे ख्याल में मोदी साहब का स्टार्ट अच्छा था, नवाज शरीफ साहब के घर आए मिलने, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी चाहिए था नेक्स्ट लेवल पे जाए वो। लेकिन जिस तरह मैंने बताया ना कि हमारे पाकिस्तान में डिसीजन होते हैं अवाम के फायदे के बेस पे नहीं होते, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के फायदे के बेस पे डिसीजन होते हैं। उनको सूट नहीं कर रहा होगा इंडिया के साथ अच्छा चलना, उनका सूट कर रहा होगा कि असला बाय किया जाए बाहर से, उनको ये सूट कर रहा होगा कमीशने का है। देखिए ना, मेरी छोटी सी एक मिसाल है जो सबको चुभती है वहां पे, हमारी पाकिस्तान की लेबर दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें बना रही है, हमारी सड़कें कोरिया और चाइना बना रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। अक्सर ये बात जो है हर आदमी सोचता है, मैंने भी पाकिस्तान में देखा कि ये चाइनीज कंपनीज को टेंडर दिए हुए हैं कि वो कराची का कचरा उठाए। मैं सोच रहा था चाइनीज नहीं, आप सर लाहौर का कचरा टर्किश उठाते हैं आके, और उनसे टोटल उनके पीछे किक बैक्स के अलावा मुझे एक चीज बता दें उसके पीछे कुछ भी, एक चीज। देखिए मैं कई दफा, कसम से, मैं ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं हम पाकिस्तानी भाषा, मैं कई दफा खून के आंसू रोता हूं यार कि 73 साल हो गए यार, 73 साल, अनफ इज अनफ। इनके मुझे मुझे किसी ने पूछा था, मुझे हमारे एक बड़े अच्छे एंकर थे, वो यहाँ आए इलेक्शन कवरेज पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार व्हाट इज योर प्रायोरिटी एट दिस मोमेंट। मैं कहा माय प्रायोरिटी इज माय लेगेसी, कि मैं दुनिया में जाऊंगा तो क्या यादें छोड़ के जाऊंगा, यहाँ पे लोग मुझे किस तरह याद करेंगे। अब मुझे ये बताएं, मुझे मेरा माय प्रायोरिटी इज नॉट पैसा। मेरी समझ में नहीं आती इन लोगों की बिलियंस लूटे इन्होंने, इनके पेट ही नहीं भर रहे। पैसा कहां लेके जाओगे भाई, एक दिन चले जाना, खाली हाथ जाना, तुम लोगों ने कुछ करके जाओ। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स बना के जाओ, कोई स्कूल बना के जाओ, नहीं वहां तो नहीं उस साइड। खैर पाकिस्तान में तो लोगों को पढ़ाना चाहते नहीं है, वो पढ़ाएंगे तो दुकान बंद हो जाएगी, सच पता लग जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है जी। और अगर अंग्रेजी में लिखी जाती है, कुछ हद तक आप सच डॉन में या दूसरे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है उसमें लिख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी की हद तक ही है। असल में सच उर्दू में लिखिए तब मैं उसको सच मानूंगा, क्योंकि आवाम जो है वो उर्दू पढ़ती। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, उनका एक आर्टिकल छपा फ्राइडे टाइम्स में और कश्मीर को लेकर, तो 5 अगस्त 2019 के वाकये के बाद। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप बड़ा अच्छा आपने आर्टिकल लिखा है जी, और ये तो आपके तमाम उर्दू न्यूज़पेपर्स में भी जाना चाहिए ताकि कौम को सच तो पता लगे। उसमें बहुत सारी बातें थी कि जी इंडिया मसलन अखंड भारत बनाना चाहता है, ये भी बड़ा एक झूठ फैलाया जाता है। तो उसमें उन्होंने मोदी साहब की स्टेटमेंट बताई 2011 की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा, ऐसा करने का मतलब तो ये हो गया कि हम मुसलमानों को यहाँ पे जो है माइनॉरिटी से उठाकर बराबरी में लाएंगे, वो हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी आपका मानना है कि एक मुसलमान 10 के बराबर है, तो व्हाई वुड वी डू दैट। ठीक है, इसका बड़ा चर्चा करते हैं कि वो घर वापसी मूवमेंट हो रही है, नेपाल को टेक ओवर करना चाहते हैं, बर्मा को टेक ओवर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को टेक ओवर। ये फिर अल्टीमेटली ये तो फिर एक देखिए प्रोपेगेंडा भी तो करना होता है ना, इन्होंने इनकी भी तो रोटियां चलनी होती हैं इन्हीं चीजों पे। लेकिन ये कि जाती तौर पे अगर मुझसे पूछे तो झगड़ा किसी हक में नहीं है। अगर बैठ के कंसेंसस पे आके चीजें करें, मेरे ख्याल में इससे बेहतर और चीज कोई नहीं है। मैं उसमें बिल्कुल इंडिया को ये नहीं ब्लेम करूंगा, बिल्कुल नहीं ब्लेम करूंगा कि इंडिया ट्रस्ट फैक्टर स्टेप्स लेने चाहिए, दोनों साइडों से होने चाहिए स्टेप्स। और जिस तरीका से पाकिस्तान की हिस्ट्री थी पीछे, उसमें आई कैंट ब्लेम इंडिया के उनका ट्रस्ट फैक्टर है, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर था ही नहीं। देखिए हम लोगों ने सर उसमें उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, आप देखें ना। विल गेट टू दैट। सोशल मीडिया का जो फायदा ये होता है कि हमारे ऊपर कोई टेलीविजन कमर्शियल्स का या किसी और का कोई पाबंदी नहीं होती। यहाँ इंसान दिल खोल कर अपनी बात कर सकता है, और वो आवाज जो है करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, चाहे छोटे छोटे क्लिपिंग्स में क्यों ना पहुंचती हो। अच्छा तारड़ साहब,
आपने बहुत सारी बातें की है, आपने मोदी साहब का बताया और किस तरह से किसान मूवमेंट चल रही है, आपने ये बताया कि माइनॉरिटीज को लेकर आपके कंसर्न्स हैं, और जो आपकी मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये है कि आपने इंडिया की बात हो या पाकिस्तान की बात हो, आपने अनपॉपुलर बातें कही हैं। और अनपॉपुलर बात जो कहता है सच वही होता है। पॉपुलर बात कहकर कोई मजहबी नारा लगाकर सियासतदान तो आप बन सकते हैं, मगर आप डिलीवर कभी नहीं कर सकते। डिलीवर करने के लिए अनपॉपुलर बातें करना बहुत जरूरी है। तो आई एम ग्लैड आपने बड़ी एक आला सोच का जो है यहाँ पे मुजाहरा किया है। मैं चाहता हूं कि एक हमारी तरफ से कंसर्न है माइनॉरिटी को लेकर, और मैं जब भी बात कर रहा हूं हमारी तरफ से तो ये इंडिया के 100 करोड़ हिंदुओं का ये कहना है। वो ये कहते हैं कि हम 1000 साल साथ में रहे, तो आगे भी अगर रह लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70 साल भी तो रहते आए हैं। इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान हमने बड़ा अच्छा दौर देखा है हमारे मुल्क में। हमने साथ साथ में जो वक्त बिताया है वो इतना बुरा नहीं रहा। जो मुल्क बना ही मजहब के नाम पर, वहां तो गुंजाइश ही नहीं थी कि मजहबी फसादात हों। और जो मुल्क माइनॉरिटीज के कंसर्न्स के लिए बना हो, उसे तो ये चाहिए कि वो माइनॉरिटीज के लिए रोल मॉडल बनकर आए। ठीक है जी। तो खैर, हमारा ये कहना है, मोदी साहब चाहते हैं कि एक मुल्क के अंदर दो सिविल लॉ नहीं हो सकते हैं, और वो ये चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों ने जो 1950 में कह दिया था कि हम ये आपके मॉडर्न लॉ को नहीं मानते, जिसको हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सारे मानते हैं। आप अमेरिका में रहते हैं, वहां भी एक ही सिविल लॉ है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। इस इंडिया के मेजोरिटी का ये मानना है कि अगर मुसलमानों को आज हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड में ना लेकर आए, और अगर इनकी जाती जिंदगी यूं ही शरीयत के मुताबिक चलती रही, जहां पर हमारी सिविल सोसाइटी का उन पे कोई ग्रिप नहीं है, ना वो इंटीग्रेशन के लिए कोई आगे अच्छी सूरत हाल बन सकती है। मौलवी ने हर चीज जो हमारी गंगा जमुना तहजीब की अलामत थी, उसकी जड़ें काट दी। शादियों में हमारे शिरकत होना, त्योहारों में आना, वो सब उन्होंने कह दिया ये हराम है, ये हलाल है। जिंदगी हराम हलाल में ही कर दी है। अब मोदी साहब भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2018 में 15 अगस्त को ये कहा कि मैं चाहता हूं डिस्कशन शुरू हो जाए इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। एक मुल्क में दो आईन नहीं हो सकते। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मोदी साहब चाहते हैं कि इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और तमाम लोगों के लिए एक ही आईन हो और वो सब उसका जो है पालन करें, उसको माने, तो उसमें गलत क्या है? मुसलमानों को हमारे मुल्क में अब ये एक आम बात बन गई है हिंदुस्तान में, और लोग कहते हैं कि इंडिया सेकुलर इसलिए है क्योंकि हिंदू सेकुलर है, क्योंकि मुसलमानों की कोई सेकुलरिज्म में दिलचस्पी है ही नहीं। अगर इनकी दिलचस्पी होती तो राइट फ्रॉम डे वन, जब इन्हें पता था कि इंडिया किस सिमत में जाएगा आजादी के बाद, तो इन्हें चाहिए था कि पहले दिन से ही ये जो हमारा मॉडर्न लॉ है उसको कबूल कर लेते। आफ्टर ऑल बाकी सारी कम्युनिटीज ने भी तो कबूल किया ही है। देखिए, उसमें मैं जिस तरह आपको मैं पहले अर्ज कर रहा था कि एक तो दो चीजें हैं मुसलमानों के बारे में। अगर ये खुद वो कहते हैं कि वी आर लिविंग इन दैट, वी आर लॉयल टू इंडिया, वी आर लॉयल टू इंडियन, तो दे हैव टू वर्क विद देम। और दूसरी साइड से मैं समझता हूँ कि मोदी साहब को चाहिए कि उनका कंसेंसस, और अगर उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ती है और उनके लॉज या उनके किसी चीज की रिस्पेक्टेबल चीज करनी पड़े, मेरे ख्याल दे बोथ पार्टीज शुड कम टू द कंसेंसस और कम टू द मिडिल ग्राउंड। लेकिन मेरे ख्याल में अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस मोदी साहब के लिए इस वक्त किसान आंदोलन जो है इज अ ह्यूज इशू। आई थिंक ही शुड वेट टू टैकल दैट वन एंड सेकंड, वो दूसरा पिटारा खोल देंगे तो वो अब इंटरनल वहां क्या इशू बनेगा अभी तो नहीं बिल्कुल, बट इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हिसाब से कम टू द सेंसस, कम टू द मिडिल ग्राउंड, दिस इज ऑलवेज द बेस्ट सोल्यूशन। भारत के मुसलमानों के लिए आपका क्या इसमें आपका सुझाव होगा, योर सजेशन टू देम, कि इट्स अबाउट टाइम कि वो इंडियन वैल्यूज को, इस मुल्क के आइन को थोड़ी सी उसको रिस्पेक्ट दें और उसको एक्सेप्ट करें? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इंडिया के सेकुलरिज्म का इतना बड़ा फैन था कि मैं जब इंडिया पहली दफा गया तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सारे they had a pride in it working together. आज it is not there. I'm surprised, it's shocking to me. लेकिन मेरे ख्याल में कि मुसलमान अगर वहां रहते हैं उनको चाहिए कि एक तो वो भी
अपने बेबी स्टेप्स ले, हिस्सा बनने की कोशिश करें। दूसरी तरफ से मैं जो मेजॉरिटी है उनको भी कहूंगा कि शो देयर कंपैशन, टू शो देयर विलिंगनेस to come to the middle grounds. This is what the beauty of democracy is, to come to the consensus, and whatever works for them, I think they should work. देखिए, आप एक कानून तो सब पे इन्फोर्स करना, वो कहते हैं ना कि ये तो वो हमारे पीछे एक मजाक होता था, वो एक कहते फांसी का गला जिसके गले में फिट आ जाए तो उसको फांसी पे चढ़ा दे, लेकिन कंसेंसस पे चले ना, उसको देखें। अब मैं जिस तरह मैंने आपको पहले, मेरी ओपिनियन में ये था कि जो इस वक्त किसान बैठे हैं बेचारे, कहीं मर रहे हैं, उनमें पानी उनको डाला जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता इंटरनल प्रॉब्लम है उनका इंडिया का, लेकिन अगर मुझसे अगर मेरी ओपिनियन ये पूछी जाए तो मैं कहता हूं कि इट्स नॉट अ बिग इशू। दोनों पार्टियों को बिठा के बात करें। अब मैं एक और उसमें मजाक करता हूं, मैंने अगले दिन कहा एक साइड पे बड़ी स्टिफनेस है, वो किसान आते हैं, वो कहते हैं जी सिर्फ हमारे पास हाँ में जवाब देना है या ना में जवाब देना है, मिडिल ग्राउंड पे नहीं आ रहे, ना गवर्नमेंट मिडिल ग्राउंड पे आ रही है। मैं गवर्नमेंट ने 12 राउंड ऑफ टॉक्स किए हैं, कुछ भी नहीं है, दोनों साइडों पे यही चल रहा है। ये मसले डेवलपिंग कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये रहने ही रहने हैं, इनको खत्म नहीं किया जा सकता तब तक जब तक एजुकेशन, नेशनलिज्म नहीं होगा। ये चीजें खत्म होती है तालीम से, शऊर से और नेशनलिज्म से। और वो मैं समझता हूं कि इंडिया में तो एक चले पॉलिटिकल एक्सरसाइज रही है, अलमिया तो हमारे साथ है। अब देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। एक रिसेंट अभी एक मजाक किया जा रहा है कि अमेरिका में कोई पाकिस्तानी इंटरेस्टेड नहीं है डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी में, वो इंटरेस्टेड है हर शहर में दो दो ग्रुप बने हुए, पीटीआई के दो दो लोग ग्रुप बने हैं मुस्लिम लीग के। अब बल्कि उन्होंने ये किया एक बैक स्टैबिंग की कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन है उनको पाकिस्तान में वोटिंग राइट दे के गवर्नमेंट में आने की ऑफर कर रहे हैं। तो जो पहले 30% 40% कैबिनेट होती थी अमेरिकन ब्रिटिश, अब वो ऑलमोस्ट जाके 60-70% होगी। यहां हमारे आने वाले दिनों में कोई पाकिस्तानी लोकल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेगा। वर्सेस मैं ये भी उनको बता चुका हूं कि इंडियन डायस्पोरा is the biggest threat to the Pakistan in the future if this is what they are listening. अब मैं बताना ये चाहूंगा आपको, आपके व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के स्पीच राइटर भी इंडियन, उनके मीडिया इंचार्ज भी इंडियन। नीरा टंडन इज इन चार्ज ऑफ $4 ट्रिलियन। यहाँ पे मेरा मतलब 20 की पॉलिसी मेकिंग जो अपॉइंटमेंट्स हैं दे आर इंडियन अमेरिकन। तो मेरा मतलब हमारा तो अगर आप सोचें तो वो कंपैरिजन नहीं है उन चीजों में। लेकिन अब देखे हमारा कोई सुनने वाला, सोचने वाला हो तब। मैंने कोशिश की कई दफा, ये नहीं कि मैंने बताया नहीं है। मेरा टोटल उसमें अरविंद जी, मेरी टोटल बाय फ्यूचर बिलोंग टू अमेरिका। आई केम हियर फॉर गुड। मेरा यहां से जाने का इरादा नहीं है बिल्कुल भी। और मुझे बल्कि आप ये कहें, लेकिन कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए, इंडिया के हालात बेहतर हो। क्योंकि मैं डेली बेसिस पे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं स्टोरियां सुनता हूं अभी 1947 की, तो अभी दिल दुखता है। अभी तक मेरे जख्म जिंदा हैं। और मैं एक और आपके देखने वालों को इस आखिरी नोट पे ये बताना चाहूंगा कि करेक्शन, हीलिंग शुरू होती है एडमिशन से। आप एडमिट करेंगे ये चीजें गलत होंगी और अब दोबारा हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, फिर हीलिंग शुरू होती है। और उस पे हमने अभी तक 1947 के जख्मों को हील ही नहीं किया, हमने एडमिट ही नहीं किया कि ज्यादती हुई। ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही है जी। इस पर तो मैं समझता हूँ एक पूरा एक प्रोग्राम चाहिए जिसमें कोई ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का कोई मिशन बैठे और वो ये देखे। कभी कभार 70 साल 100 साल बाद भी अगर आपको लोगों को इंसाफ देना पड़े तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। वो आप ये देखें ना, वो कनाडा में जो 100 साल बाद माफी मांगी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने। मेरे एक टीचर पंजाब में गवर्नर बन गए तो पिछले दौर में, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि मेरी ख्वाहिश होगी कि बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर पे, एक जो लोग डिस्प्लेस हुए थे, जो लोग यहाँ पे मरे थे, उनकी यादगार के लिए कुछ वहां पे किया जाए, एक स्टैचू बनाया जाए या कोई ऐसी यादगार बनाई जाए। देखिए हॉलोकास्ट पे लोग करते हैं, अभी तक दुनिया में बन रहे हैं। ये एक इंडियन पाकिस्तानी हॉलोकास्ट था। ये ट्रेनों पे मार दिए लोग इतना। आपकी मैं जानकारी के लिए ये बता दूं साहब, ये तजवीज मैंने भी दी थी लाहौर के अंदर कि अमृतसर में पार्टीशन म्यूजियम खुला है अभी हाल ही में 2 साल पहले ही। मैंने वो म्यूजियम विजिट किया है एंड आई वुड रेकमेंड कि आप अगली बार जाएं तो पार्टीशन म्यूजियम को अमृतसर में देखें, एट द वेरी प्राइम लोकेशन, जलियांवाला बाग से हरमिंदर साहब से बस आप समझ लें कि विद इन वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 3-4 मिनट की। लव टू गो देयर, आई लव टू। और हम खोलेंगे पाकिस्तान में। इस दफा मैं जा रहा हूं पाकिस्तान, मैं आई विल टेक दिस आइडिया विद मी। आई थिंक इट इज अ वंडरफुल आइडिया। मेरा मॉन्यूमेंट का मेरा प्रोग्राम था वाघा बॉर्डर पे, लेकिन मैं कहूंगा उनसे कि कोशिश करके कि इससे लार्जर एक स्टेप लें, इसको भी वहां म्यूजियम बनाएं, लोगों को बताएं
कि किस किस्म के मजालम हुए थे, और ये फाइटिंग नफरतें सोल्यूशन नहीं है अरमान जी। फर्क है साजिद साहब, बहुत बड़ा फर्क है। बहुत फर्क ये है कि जब ये तजवीज दी वहां पर, तो उसका जवाब जानते हैं मुझे क्या मिला? क्या जवाब था? जवाब, यूल एज अ पंजाबी, एज अ सन ऑफ अ सॉइल यार, यूल बी एम्बेरस्ड टू नो कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि अरविंद बेटा देखो बात ऐसी है हाँ। कि आप देखते हैं पार्टीशन को एक अफसोसनाक वाकये के तौर पे, इसलिए आपने पार्टीशन म्यूजियम बनाया है। हमारे लिए पार्टीशन एक सेलिब्रेशन है, तो अगर वो ना हुआ होता तो पाकिस्तान वजूद में ना आता। नहीं, ये तो फिर किसी ने एग्जैजुरेट किया है। नहीं देखिए नहीं, ये हाँ, रियासती बयानिया यही है जी। मैंने किया होगा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं किया होगा, लेकिन गलत अप्रोच है, क्योंकि उसकी ये अप्रोच आप अप्रोच खुद देख ले, पार्टीशन को जिस तरह से हिंदुस्तान में याद किया जाता है, क्या पाकिस्तान में याद किया जाता है वैसे? मैं जाती तौर पर बताऊं, मेरे प्रोग्राम के अर्ली पोर्शन में देखें, मैंने आपको कहा था मैं 14 अगस्त की स्टोरियां सुन के अंदर जाके बैठ कर रोता था मैं, हालांकि मैं माइग्रेटी नहीं हूं, आई एम नॉट अ सन ऑफ माइग्रेटीज। मैं रोता हूं आज भी। मैं बता रहा हूं ना, अगर गवर्नमेंट का कोई बंदा, अगर गवर्नमेंट का कोई आदमी कह रहा है तो उनके सेहत पे, तो मैंने बताया ना, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट की डिसीजन जज्बात पे नहीं है, लेकिन अवाम जज्बाती है, अवाम जज्बाती है। आप मुझे ये बताएं, किसी का बहन भाई, किसी का चचा फूफा अगर लॉस हुआ, मेरा एक दोस्त है, खास मेरा पर्सनल दोस्त है, भाइयों की तरह सरदार है, उसके दादा को मर्डर किया गया था। मैं आज शर्मिंदा हूं उसके सामने उस बात पे। मैं आप जाती तौर पे अरविंद भाई, मैं आपको आखिरी बात ये बताना चाहूंगा, आज अगर मैं कई दफा मैंने अपने पांव उन शूज में डाल के सोच देखा है कि अगर मैं आज पाकिस्तान में जिंदा होता तो 1947 होता, मैं आपको ये कसम उठा के कहता हूं, मैं अपना कोई हिंदू और कोई सिख दोस्त इंडिया न जाने देता। सो नाइस ऑफ यू। ये बात आपने, जानते हैं इस बात को सुनने के लिए मेरे कान पिछले 3-4 साल से तरस गए थे। यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी टू से दिस। आज से 4 साल पहले मैंने प्रोग्राम में इश्तियाक साहब को कहा था कि अगर हमारी तरफ से, हमारे बड़ों से किसी के साथ भी ज्यादती हुई है, मैं शर्मिंदा हूं। मैं आज बता रहा हूं आपको, मैं शर्मिंदा हूं, एंड आई एम विलिंग टू अपोलोजाइज टू ऑल दोज पीपल